समिति की ओर से प्रोफेसर वी.ए. बोड़ई, प्राचार्य श्री गुरु राम राय पीजी, सभी प्राध्यापकगण और सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करना चाहूंगा आज के निर्णायक सदस्य डॉक्टर श्यामवीर सिंह और डॉक्टर महेश कुमार। सर, आप दोनों का तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 की वजह से शिक्षण कार्य में हो गई है और अड़चन को दूर करने के लिए हम आज के युग में ऑनलाइन टीचिंग की ओर अग्रसर है और इसके बाधा उत्पन्न हो गई है। इसी विषय पर आधारित शिक्षक है, उस शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग हायर एजुकेशन। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आज का जो भाषण में योग्यता है इसका शुभारंभ करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आज जो उसका शुभारंभ करना चाहूंगा, उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगा। एक तो सभी पार्टिसिपेंट जो है अपना जो ऑडियो और वीडियो है उसको ऑफ रखिए और आपके यहाँ पर घर पर सिग्नल जो है सबसे अच्छी तरीके से आते हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ उसकी सबसे अच्छी है। बीच में कोई इंटरप्शन आए तो वहीं पर ही आप जो इंटरप्शन आए और आवाज हमको अच्छे से सुनाई दे। और आपको जैसा पता ही है कि हर पार्टिसिपेंट को विद इन 5 मिनट्स अपना जो है भाषण है वो कंप्लीट करना है, तो उसका खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो मैं अब आज जो है फर्स्ट पार्टिसिपेंट को, जिसका नाम है ऋषभ रावत, तो ऋषभ रावत को मैं इनवाइट करता हूं कि वो आए और की शुरुआत करें। ऋषभ रावत जी जी जी, एक मिनट बेटा वेट करिए। उपस्थित सभी गुरुजनों और एसजीआरआर पीजी कॉलेज के मेरे साथी सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं ऋषभ रावत, एमए 4th सेम का छात्र, आज उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता पर अपने विचार रखने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की जब बात होती है, ऋषभ थोड़ा वेट कर लो। जी जी ऋषभ एक मिनट बेटा वेट कर लो। जी जी जी, आपका ध्यान इवेंट पे नहीं है। इसी को बंद कर रहे हो शुरू में ही समय होगा स्टार्ट होगा। अरे यस
ऋषभ रावत, MA इकोनॉमिक्स। ऋषभ रावत, MA इकोनॉमिक्स। बेटा आप स्टार्ट करिएगा। जी सर। SGRR PG कॉलेज के सभी उपस्थित गुरुजनों और मेरे साथी सहपाठियों को मेरा सादर प्रणाम। आज उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता विषय पर ये भाषण प्रतियोगिता रखी गई है और उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं ऋषभ रावत MA 4th सेम का छात्र सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। और जब उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता की बात होती है तो इसमें देखा जाता है कि दूर संचार शिक्षा के माध्यम को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और दूर संचार शिक्षा के माध्यम के इतिहास विकास पर अगर मैं बात करना चाहूँ तो इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1919 में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन द्वारा रेडियो द्वारा शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है और वर्ष 1930 में यूनिवर्सिटी ऑफ लोवा द्वारा टीवी का माध्यम इसके लिए अपनाया जाता है। और उसके ठीक 50 साल बाद ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत होती है बिहेवियर साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत करते हैं। और हम देखते हैं कि उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब का आगमन इस दुनिया में होता है, इंटरनेट एक क्रांति के रूप में हमारे सामने आता है और ऑनलाइन शिक्षण को लगातार उसमें बढ़ावा दिया जाता है। ऑनलाइन शिक्षण, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम लगातार बढ़ते जाते हैं और हम एक वैश्विक महामारी के दौर से जूझ रहे हैं आज, जो है कोरोना वायरस कोविड-19। और इसमें लॉकडाउन के से हमें गुजरना पड़ा और आज भी हम देख रहे हैं कि शिक्षा संस्थान खुल नहीं पा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा विकल्प हमारे सामने आता है ऑनलाइन शिक्षण, जिससे कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचा पाए। और लॉकडाउन में जैसा हम लगातार सुन रहे हैं कि लॉकडाउन में अवसर हमें तलाशना चाहिए, तो ये अवसर, इसे हम एक अवसर की बात ही ले, इसे हम एक मजबूरी ना ले कि हम अगर कक्षा नहीं चला पा रहे हैं तो हम ऑनलाइन रूप से शिक्षण दे रहे हैं। हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं नई शिक्षा नीति हमारे देश में लाई गई। 100 विदेशी कॉलेजों को हम अपने यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं शिक्षा के लिए और उन 100 विदेशी कॉलेजों की जगह हमारे महाविद्यालय भी बाहर जाएंगे, जो महाविद्यालय हमारी भारतीय प्रणाली की शिक्षा बाहर तक पहुंचाएंगे। और उनके लिए हम देखते हैं कि वो सिर्फ 100 महाविद्यालयों तक सीमित ना रहे, वो 100 महाविद्यालय जो शिक्षा यहाँ दे रहे हैं या फिर जो शिक्षा बाहर से यहाँ पर आ रही है, उस शिक्षा को हम दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो, चाहे वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हो, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो। तो हम उस शिक्षा को दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। और ये देश महाभारत का देश है। महाभारत यहाँ पर हुई थी जहाँ पर एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से शिक्षा ग्रहण कर ली थी। तो यहाँ पर तो एक शिक्षक खुद उपस्थित होकर छात्र छात्राओं को प्रेरित करने का और शिक्षित करने का काम कर रहा है। और इससे एक फायदा और है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में बात होती है, बार बार एक विवाद उत्पन्न होता है कि दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में शायद जो छात्र है वो हम देखते हैं कि उसे उतना सक्षम नहीं है कि जैसे कि पिथौरागढ़ जिला देहरादून में उत्तराखंड में है, तो वो देहरादून में आने में अगर सक्षम ना हो तो हम देखते हैं कि वो छात्र वहीं से ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से काफी कम फीस में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अभी कुछ दिन पूर्व ही मैं बताना चाहूंगा कि एच सी वर्मा जी, जिनसे शायद हम भेंट भी ना कर सके, उनसे भी ऑनलाइन शिक्षण द्वारा एक सत्र मुझे भी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। और स्किल एजुकेशन जैसा कि बात हुई है हमारी नई शिक्षा नीति में कि हमें कौशल विकास की ओर ध्यान देना है, तो कौशल विकास के लिए भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और कौशल विकास में हम देखते हैं कि कौशल विकास में हम कृषि की बात करते हैं, कौशल विकास में हम स्वरोजगार की बात करते हैं। आज पूरा देश स्वरोजगार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर और स्वावलंबी हमारे भारत को बनना है। तो आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने के लिए ये एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि आज भी हम देखते हैं सेमेस्टर प्रणाली में जो स्किल एनहांसमेंट कोर्स है वो बहुत ही कम कॉलेजों में उपलब्ध है। तो उसके लिए भी ऑनलाइन शिक्षण एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। और जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा, जो नई नई शिक्षण प्रणालियां देखी जाती हैं, वो नई शिक्षण प्रणालियों के लिए आज भी अध्यापक उपलब्ध नहीं है। तो ऑनलाइन शिक्षण उन स्किल एनहांसमेंट कोर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है।
और जैसा नई शिक्षा नीति में हम देख रहे हैं कि 6% हमारे जीडीपी का देने का बात करी गई है, तो हमें ऑनलाइन शिक्षण में जो हम कहते हैं कि कई क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी है, कई क्षेत्रों में मोबाइल लैपटॉप नहीं पहुंच पाता है, तो पिछले वर्षों जो चुनावी वादे जो सरकारों ने किए हैं कि हम छात्र छात्राओं को लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, उन पर अब सरकारों को काम करना होगा और टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप वहां तक जहां तक वो नहीं पहुंच सकते वहां तक पहुंचाने होंगे, जिससे कि वो आधुनिक शिक्षा तक पहुंच सके। और जैसा कि हमारे देश में बार बार एक बात कही जाती है, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति, तो छात्र शक्ति को अगर राष्ट्र शक्ति बनाना है तो उस आधुनिकीकरण को हमें देखना होगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री एक बात कहते हैं कि महाशक्ति बनने की परिभाषा वो परिभाषित करते हैं कि 10% जीडीपी 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए। अगर हमें 10% जीडीपी 10 वर्ष के लिए होनी चाहिए तो हमें इस जीडीपी को बढ़ाने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, शिक्षा के आधुनिकीकरण को और आविष्कारिक क्षमता को बढ़ावा देना होगा। जो आविष्कारिक क्षमता है उसको बढ़ावा देने के लिए हमें जीडीपी को बढ़ावा देना होगा, और उसके लिए ऑनलाइन शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिस शिक्षा को हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम बहुत ही आसानी से ग्रहण कर सकते हैं ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई दूसरा चीज? थैंक यू सो मच ऋषभ, आप बहुत अच्छा आप बोले। मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर वी ए बुराई सर को कि वो हमें जो है कुछ शब्द बोल करके मोटिवेट करें। हेलो, चल नहीं रहा सर? हेलो, ये बच्चों को सुनाई दे रहा है? अच्छा म्यूट है, अच्छा बच्चों को सबको म्यूट दे रहा हुआ है। मैं सबसे पहले तो अपने जो हमारे अध्यापक इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खास करके डॉक्टर सुमंगल सिंह साहब का और डॉक्टर आनंद, डॉक्टर श्यामवीर जी, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर ए.पी. सिंह और डॉक्टर पडालिया साहब बैठे हैं यहाँ पर, मैडम दीपाली सिंगल हैं, हेड ऑफ द केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, और भी जो कुछ लोग बैकग्राउंड में होंगे, कुछ लोग यहाँ पर बैठ के हमारे साथ बैठ के काम कर रहे हैं कि छात्रों को ऑनलाइन अवसर, कम से कम कुछ अवसर तो दिया जा सके। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है इस समय कोविड-19 की कि हम लोग आपस में एक दूसरे को जितना कम मिलें उतना ही अच्छा है, ऐसा कहा जा रहा है। और मेरे ख्याल में शायद यही एक बच्चे का साधन है और कोई साधन भी नहीं है। तो हम लोग जितना डिस्टेंट मोड में काम करेंगे उतना ही कॉलेज के लिए, बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। तो मेरा कहना ये है कि जो आप आज अभी मैं सुन रहा था ऋषभ को, वो बड़ा अच्छी बात कह रहे थे कि जितना ज़्यादा जीडीपी होगा उतना ही जो है राष्ट्र जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। देखिए ऐसा है, उन्होंने एक बात और भी कही कि अगर शिक्षा पर ज़्यादा व्यय होगा तो वो राष्ट्र ज़्यादा उन्नति करेगा। अगर आप स्टूल्स एक इकोनॉमिस्ट हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, अगर आप उनकी बात को, उनकी पुस्तकों को पढ़ें तो आपको आश्चर्य होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 19 के दशकों के शुरुआती दशकों में अपने कंट्री में 16% इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन करा। हायर एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा व्यय करने वाला देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और उसका जो रिजल्ट हुआ ये हुआ कि मैक्सिमम जितने भी पेटेंट्स हैं वो ज़्यादातर या तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के हैं या अमेरिकन रिसर्च फाउंडेशंस के हैं या अमेरिकन प्रोफेसर्स के हैं। अमेरिका ने यहाँ तक करा कि अगर उसको हिंदुस्तान में टैलेंट दिखा तो उसने हिंदुस्तान से ले लिया, उसको पाकिस्तान में दिखा वहाँ से ले लिया, चाइना में दिखा वहाँ से ले लिया। अमेरिका ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है रिसर्च पे कि उसने जिस देश में उसको टैलेंट दिखा उसने उसको हायर कर लिया। हायर कर लिया मतलब उनको सुविधाएं दी और उनका लाभ उसके कंट्री ने उठाया। तो मैं बिल्कुल ऋषभ रावत की बात से सहमत हूँ कि जितना हायर एजुकेशन में और रिसर्च में इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही देश ज़्यादा से ज़्यादा उसका अपने आप बढ़ जाएगा। क्योंकि इनोवेशन, इन्वेंशन एंड पेटेंट राइट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर ए नेशन। हम अगर दूसरे दृष्टिकोण से चाइना को देखें तो आज चाइना के सबसे ज़्यादा पेटेंट राइट हो रहे हैं। तो हमें ये प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि हम इतना बढ़िया रिसर्च करें, इतने बढ़िया काम करें कि हम चाइना को
पेटेंट्स में भी पीछे छोड़ दें, साइंस में पीछे छोड़ दें, टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ दें, हर चीज में पीछे छोड़ दें। जिस दिन आप हर चीज में पीछे छोड़ दोगे तो ये मान के आप स्वतः ही चाइना को हरा चुके हो। ठीक है, तो मैं आप सबका भी बात दे रहा हूँ जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इसमें, और जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, आप लोग बढ़िया स्पीच दे रहे हो, ये देख मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई है। थैंक यू सो मच, यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ। थैंक यू, बाय। दीजिएगा ये सही डिवाइस वही है, ये नई खोज है, दिस इज आल्सो इनोवेशन। थैंक यू सो मच सर आपके मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए, और साथ ही साथ में जो है स्वागत करता हूँ दीपाली सिंह मैम का और पडलिया सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं नेक्स्ट कैंडिडेट जो है, जो पार्टिसिपेंट है मिस्टर हर्ष भंडारी, BA 6 सेमेस्टर, उनको इनवाइट करता हूँ, वो आए और अपना जो है स्पीच दें। हर्ष भंडारी जी। यहाँ उपस्थित सभी प्राचार्यगण, हर्ष एक सेकंड, ये मिस्टर अनिल राठौर, बेटा आप अपना जो वीडियो है उसको ऑफ कर दीजिए। हाँ अच्छा, हाँ हर्ष भंडारी, मिस्टर हर्ष भंडारी, बेटा स्टार्ट। यहाँ उपस्थित सभी प्राचार्यगण, निर्णय मंडल एवं वेबिनार में उपस्थित सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। इस वक्तव्य के माध्यम से मैं अपने विचार आज के विषय उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता पर अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूं। अभी तक हमने भौतिक कक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विद्वानों को, हेलो जी, हेलो आवाज आ रही है? हाँ बेटा बोलिए, आवाज आ रही है आपकी ना? जी, मैं इस वक्तव्य के माध्यम से अपने विचार आप आज के विषय पर साझा करना चाहता हूं। मेरा नाम हर्ष भंडारी है, मैं BA 4थे सेमेस्टर का छात्र हूं। हमने अपनी तत्कालिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कई विद्वानों को जन्म दिया है और दुनिया को ज्ञान से सुसज्जित किया है, पर भारत को वास्तविक शब्दों में एक वैश्विक ज्ञानी मुल्क बनने के लिए इस शिक्षा को अलग स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी नई शिक्षा नीति में यह निर्णय हुआ है कि कॉलेज में एनरोलमेंट की संख्या 50% से ऊपर होनी चाहिए, पर क्या हमारे पास इसके लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है? इसके लिए अगर हमें विनिर्माण में बहुत ज्यादा खर्च करना पड़े तो हमारी शिक्षा नीति को नुकसान हो सकता है। पर ऑनलाइन माध्यम एक ऐसा माध्यम है जिससे हम दूरस्थ क्षेत्रों में सुलभता से शिक्षा पहुंचा सकते हैं। बीते एक दशक में संचार और इंटरनेट की बढ़ती गति ने प्रसारण को व्यक्तिगत स्तर तक पहुंचाया है। इससे ऑनलाइन शिक्षा भौतिक शिक्षा कक्षा के साथ ही एक पूरक सेतु बनके हमारे समक्ष उपलब्ध हुआ है। अब तक ऑनलाइन शिक्षा का प्रयोग अधिकतर नौकरी पेशा लोग या डिस्टेंस लर्निंग के लिए करते थे ताकि वो अपने स्किल में वृद्धि कर सकें, पर आज के समय में वर्तमान परिदृश्य में इस महामारी ने हमें जब घर में रखा हुआ है तो कक्षा घर तक पहुंची है ऑनलाइन माध्यम से। अब सवाल ये उठता है, क्या ऑनलाइन माध्यम ऑफलाइन शिक्षा का एक विकल्प हो सकता है या इसे एक पूरक सेतु होना चाहिए? कई शहरी इलाकों में भी हमारे इंटरनेट की सिग्नल व्यवस्था उतनी सुचारू नहीं चलती और दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्धता मात्र भी समस्या है। अब हमें ऑनलाइन शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए
ग्राम पंचायतों का सहयोग लेना पड़ेगा। आधुनिक शिक्षा नीति जो 2020 में ड्राफ्ट तैयार हुआ है जिसका, उसने करीब 1.5 लाख पंचायतों से शिक्षा में परामर्श मांगा था। और ऑनलाइन उपलब्धता, इंटरनेट की व्यवस्था जब पंचायतों को तक पहुंचेगी तो गांव के हर छात्र तक पहुंचेगी। पर ये उच्च शिक्षा में कितनी कारगर हो सकती है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को आवश्यकता होती है कक्षा और महाविद्यालय के प्रांगण में शिक्षा प्राप्त करने की। ऑनलाइन ज्ञान हमारे ज्ञान की वृद्धि कर सकता है और हमें सहजता से सूचना उपलब्ध करा सकता है। यह हमारे लिए एक अवसर है अपनी तत्कालिक शिक्षा नीति को तीव्र गति से बदलने का। पर हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी बदलाव में छात्रों के हितों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और आधुनिकता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगले 15 वर्षों में 30% नौकरियां ऐसी होंगी जो अभी उपलब्ध ही नहीं है, जो अभी बनी ही नहीं है। यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक आंकड़ा है। पर क्या हम इसके लिए तैयार होंगे? इसके लिए हमारी शिक्षा नीति को बहुत लचीला होना पड़ेगा और ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को या स्किल एनहांसमेंट में, छात्रों के स्किल एनहांसमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। इन शब्दों के साथ और नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा की उपलब्धता को भौतिक कक्षा की प्रासंगिकता के साथ मिलाने पे अपने विचारों को आपके साथ समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर्ष। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा मिस साक्षी कोठारी बीए सेकंड सेमेस्टर को कि वो आए और अपना जो है स्पीच दे। साक्षी कोठारी बीए सेकंड सेम। साक्षी कोठारी हैं। साक्षी कोठारी ये सेकंड सेम। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करिए। क्लास क्या बताया आपको? BA second. If you want to teach people, don't bother it. Instead of giving them advice, you just give them a tool with which they will invent a new way of thinking. Good morning, Excellencies. Good morning, Excellencies, August faculty and हेलो साक्षी बेटा, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। Okay, sir, I will start again. पास में रखिएगा। Yes, sir, I will start हाँ, again. अब सही आ रही है ना? अब स्टार्ट Yes, करें। sir. Yes, sir. If you want to teach someone, then you don't bother to teach them, okay? Instead of teaching them or giving them advice, you just have to give them a tool with which they will start a new way of thinking. A very well good morning to Excellencies, August faculty, and my audience. I, Sakshi Kothari, good morning. I would like to present my views in front of you all with over the topic, the relevance of online education in the higher studies. In the relation to the quote which I have quoted above, technology is a tool which is playing an eminent role in the life of the student of the higher education and leading their future in the positive direction through the online education. Yeah. If typically saying so, it is not providing any kind of the face-to-face interaction to us due to the low connectivity of networks, but still it is providing 80% or more than its syllabus through the internet.
okay, the question strikes to my mind that how did we get here? What happened? What happened in the past? Actually, history repeats and COVID-19 strikes India. COVID-19 pandemic strikes India, and it has given us it has imposed a nationwide lockdown, which is very much vast and which was forced the universities, colleges, and schools to take help from the online educators and to become online educators. This exposes limitations of online education in our education system, with which we are not very much used to. But you know, we are Indians, and we are very much smart to tackle the limitations. When with the limitation, we can visit the Mars and take the pictures of it, and then we came to India. Then this is just a pandemic, and with the technology, we'll nailed it. Our government of India have taken a lot of the initiatives to ensure that learning will not stop, and they have started a lot of the learning programs like e-education, Swayam Prabha networks for the post-graduation and graduation students, etc. And they make the networks as a preferable platforms for those students who really wanted to study. Higher education means development of the analytical and the higher education means the development of analytical and individual skills of a child. It also develops the creativity, that how to develops the connection with another peoples. And I believe that e-learning is something which is giving us the opportunity, the students the opportunity to develop the connection with the other peoples. It is also helping the research work students, as sir has said that the research work is very much important for the college students. So it is also helping the students to research in the different kind of the field. I believe that e-learning is very much important, because after taking the lectures from the teachers, the student might, or actually they they deconstruct the thinking, they interpret the words of the teacher, they question, they give the feedbacks to them. And I think so this is something which is really drastically increasing the analytical power of the students. I believe so. Electronic education or e-education, which you consider, it is very much important, and it is very much flexible, because it is reducing the wastage of time, and it is helping those students who are really preparing for the competitive examination. It is helping them to work in the different spheres of their life, but they find it so interesting. The third thing which I believe so, e-education or online education is important for those seekers of higher education who really wanted to take as education. But some of the problem which they faces in their life is like they feel the accessibility problem, they feel the problem of price, they feel they have a fear in their mind from moving from one place to another. So these are the kind of the fears in their mind, and due to which they feel that we shouldn't have to go anywhere. So education, e-education, online education give them a platform of distance learning with which they can take the education. I believe that distance learning is very good. As the UGC chairman quoted, that e-education is the only way to maintain the social distancing, and it is a strategy of the government to increase the gross enrollment ratio. Wait, gross enrollment ratio. Actually, if we take the example of Uttarakhand's gross enrollment ratio in the online classes, that is very much low, because the students who visited back to their villages due to this pandemic, they are not getting enrolled into the classes. Actually, a lot of my friends told to me that we are not getting enrolled into the classes due to the low connectivity. According to a report by Sandom, he said that India, according to the Sandom's report, the infrastructure in the terms of technology that is not very much developed and achieve a quality, did not achieve any kind of the quality which will provide a sound delivery of the e-education across the country. So this is a problem, actually, I believe so, in the education, e-education, which they should have to solve. The one thing is that the pupil to teacher ratio, that is 30:1 in India. Actually, this is a little bit high as compared to the USA, that USA have 12:5:1. So they should have to a little bit work on it. Otherwise, I believe that e-education is very well. And if with the traditional methods of universities, they have a tree structuralization of the syllabus. So if the e-technology take that help from the e-structuralization method from the traditional university, so I believe that this will take so long in the country, and I believe that no matters how efforts,
you can take, because some things take the time. You can make a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. So everything takes the time in the everything takes the time. So I believe that e-education also takes the time, and with the combination of the traditional university system, I believe it will succeed it. And if you have any kind of the question, you just give me the feedback. How will you get it? So thank you so much. थैंक यू सो मच साक्षी कोठारी फॉर द नाइस स्पीच। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नेक्स्ट पार्टिसिपेंट साक्षी बडूनी को कि वो आए और अपना भाषण जो है अपना स्टार्ट करें। प्लीज साक्षी बडूनी, BA 4th सेमेस्टर। साक्षी बडूनी, साक्षी बडूनी शायद टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। अब मैं नेक्स्ट जो कैंडिडेट है रश्मि भंडारी, BA 2nd सेम, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना भाषण जो है स्टार्ट करें। रश्मि भंडारी, BA 2nd सेम। इसमें तो दिख ही नहीं रही है। रश्मि भंडारी भी नहीं है। आगे चलिए। अनिल कुमार राठौर, BSc 6th सेम। अनिल राठौर, Yes, sir. स्पीच स्टार्ट करिए। Respected teachers and all my dear friends, good morning to all. Today, I want to express my views on the topic, the relevance of online teaching in higher education. Friends, India's higher education system is the third largest education system of the world, and University Grant Commission is the main governing body which look after its smooth functioning of the universities. As of 2020, about 1,000 universities are there. They include the central universities, state universities, deemed universities, and private universities. Although there are other institutes like IITs, IIMs, these are institutes of the national importance. Friends, as we know that pandemic is going on, it has forced the students to their homes and forced the colleges to run the online classes. As we know that there are plenty of advantages of online education, as many of us former speaker has told about that. We can access the online education sitting at the comfort of our house, not spending much money on the lodging and the fooding by residing outside of the cities. We can access hundreds of courses available on the e-platforms. But are we really prepared for that or not? Let us look after that. For running online classes, we require a digital infrastructure. We require computers, internet connectivity, and uninterrupted power supply. For that, according to our data conducted by Mission Antyodaya, it has been found that only 20% of the Indians get the 8 hours of electric supply, whereas 47% of the Indians household gets more than 12 hours of electric supply. And if we consider the seasons, then it becomes impossible. Sometimes there is a frequent disruption in the supply of the electricity. Although government has claimed that it has electrified 99% of the Indian household, but it's only on the papers. But the real facts are quite different. In case of accessing the devices, we can see that only 24% of the Indians have
the all have the smartphones, and there is a great disparity among the rural people and village people, and connectivity is also one of the main issues. And if we talk about the connectivity, then we can found that only 8% of the people that have the smartphone with active internet connections. So keeping this mind, this poses a great challenge. And if we talk about the speed of the connections, is it possible to stream the online classes with the using of the 2G as it has been found in the Jammu and Kashmir and other remote areas of the India? Apart from these, online teaching is not just front teaching in front of the camera, but it also includes the behavior you display in the classroom, the behavior you displays in front of the camera. Both are quite different. Many of us, our good teachers, have found that when they are very good at engaging the students at the classroom, but they face problems when they comes in front of the camera. It is due to the technical issues or various other issues, and involving the students is also a main problem. For running an hour of classes, it requires various distractions. And peer learning, that is also a part of the classroom education that is quite missing in case of the online education, where the students can interact with the teachers and clear their doubts with the teachers. And apart from these issues, if we take about the conducting of the free and fair examination, that is quite difficult in case of the online education. And most of the science-oriented courses are based on the laboratory. That is also missing in case of the online education. Although we have tremendous challenges, but when the challenges comes, the solution is there. For that, the government is taking the good step in that direction. If governments allocate a more fund to the universities, it will be a greater benefit in case in this step. And providing and online and new government policy is a first step in that directions. And if the teachers and students will provide the digital education, that will also a good step in curving that matter. As our principal sir has mentioned that the most of the countries that we see today are developed because they have invested a lot of money in developing the educational infrastructure. We know that China, USA, these are the countries where the GDP is quite high, where the per capita income is quite high. Their innovation, their creativity is at the top level. But in case of the India, we have to invest. We have to wait for 30 or 40 years for such kind of infrastructure. But we have taken the first step, as Mahatma Gandhi has said, that if you want to cover a journey of 1,000 miles, you should start with you should start with the first step, and bringing the new education policy and allocating the 6% of the GDP is a first step in that direction. It will augur well for the welfare of for the good future of the education in India. Thank you. धन्यवाद अनिल कुमार राठौर। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा नेक्स्ट कैंडिडेट विकास सिंह, बीएससी 6th सेमेस्टर। विकास सिंह, बेटा अपना ऑडियो और वीडियो दोनों ऑन कर दीजिए। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है ना? विकास सिंह, हाँ बेटा, टाइम का थोड़ा ध्यान रखिएगा, विद इन 5 मिनट्स आपको जो है कंप्लीट करना है ना? So, good morning to you all. My name is Vikas, and I am here to give a short speech on the topic relevance of online education for graduates. So, but before I start, I would like to tell you something about Indian graduation system.
Well, the India, which is known for producing great scientists and mathematicians over the years, and CEOs in the modern era, has GER of around 19%. Well, GER stands for gross enrollment ratio, or I would say it is the percentage of the students enrolling for higher education institutes post high school. And according to OECD, that stands for Organization for Economic Cooperation and Development, India ranks among the lowest countries in the field of education. So, therefore, a country with the largest youth population in the world is not able to take advantage of its human resources. So, what could be the reason for this? So, in my opinion, the reason for this is a massive difference between the number of schools and number of colleges. And out of all those colleges, the majority of the colleges belonging to the private firms. Because in today's scenario, it's no secret that education institutes has long lost its noble cause and become more of a business. Nowadays, many politicians, realtors, and businessmen, basically anybody who wants to mint some cash, start opening colleges and schools. So this makes education unaffordable for a number of students and also puts them under some pressure in this competitive world. So therefore, the online education becomes a better choice for them because online education reduces the cost to much extent. Well, online education can be defined as the education that is media based and derived by the internet and which has the capacity to connect the teachers and learners no matter where they are. And this reduced cost is not the only benefit that online education offers. There are several other benefits as well, such as in the competitive and time-starved world, there is a need for the students to juggle around different courses and to complete all the courses. So this type of flexibility is not present in traditional education, whereas it can be found in online education. And this flexibility also allows a student to study even with a job. So it is one of the biggest advantage of online education over traditional education. And one of the most important benefit of online education, in my opinion, is for the students who are gifted and who are slow students, because online education provides the same kind of education for the students who are deprived of their schools and colleges. And it also creates an environment for them to interact with the different another students so as to boost their morale. Now talking about technology, technology is the future superpower, and online platforms enables the students and teachers to develop their technological skills. And not only this, it also gives them access to the world resources and world resources through internet connection and internet resources. So as we have seen that there are several advantages of online education, but however, I could not cover all those benefits in my speech. So therefore, it's no secret that several universities are coming forward to set up their online platforms to help the students. And this step will not only help the students of their own country, but this will also help the students from across the globe. So in this, it will also promote global harmony and peace and respect. And some of our Indian universities have also come forward and set up their online platforms, such as, for example, there is a platform named NPTEL, that stands for National Programming on Technology Enhanced Learning. So it is an online platform where major IITs and IIS have come together to offer their online courses. Now, the recent development of the online education in our country can be seen as a silver lining in this pandemic. And so therefore our government has also worked towards promoting the online education, and therefore they have also issued some guidelines for the online courses. So to conclusively, I would like to say that education is the fundamental basis of a country's development, and by the promotion of the online education, our youth may lead our country to the greater heights. Thank you and have a nice day.
थैंक यू सो मच मिस्टर विकास सिंह। अच्छा तभी है। अब मैं इनवाइट करूंगा अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, सलोनी, बीएससी सेकंड सेम, सलोनी अंतवाल। ठीक है बेटा, अपना जो है वीडियो ऑडियो दोनों। सलोनी अंतवाल। चलिए स्टार्ट। बीएससी सेकंड सेम। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है, आप स्टार्ट करिएगा। Bernard Pink has rightly said that in order to create an engaging learning experience, the role of instructor is optional, but the role of learner is essential. With this, a warm welcome and hearty morning to the respected principal, teachers, and my dear friends. I, Shaloni Anthal, have been given the great opportunity of speaking on the topic relevance of online teaching in higher education in front of you today. Nowadays, students are exposed to a technological era in which they are engulfed with an array of mobile technology, learning tools, and computer-based systems. Digital learning tools such as electronic books and audio devices for recording lectures to be used by students at their convenience. The growth of these devices have been provided instructors new and innovative tools to promote teaching and learning for students with varied educational needs. Online learning offers the convenience of time and space, compatibility of reaching a greater students population, and draws the attention of new group of digital learners. The dawn of New Year 2020 has seen the outbreak of global pandemic, the novel coronavirus or COVID-19. The educational institutes are closed and all other competitive exams are postponed. In such a worrying scenario, it is indeed a challenge for the teaching fraternity to conduct classes. And we all know necessity is the mother of invention. And goes the saying, this when the concept of online teaching has come to the rescue. All schools and colleges are conducting live online classes ever since lockdown was announced. In the midst of the lockdown, it is virtual classroom, digital online teaching, which is providing effective and gaining popularity. Various video conferencing apps like Zoom app, Google Classroom, GoToMeeting app are providing the right platform, free time limits, and trials to conduct live online classes. Teachers are adapting themselves with this challenge, and the students seem to lap up the lessons well. Though online teaching comes with its own advantage, the possibility of this replacing regular and conventional teaching is debatable. Now the question arises, is online teaching really beneficial? Online teaching can never replace the real face-to-face interactive teaching. Teachers teaching online can never know how much attention is being paid and whether the students is able to understand and the concept well. Online teaching comes with its own limitation like the availability of smartphone, laptops, computer, table, tabs, and good internet connection. Poor connectivity and network issues, poor audio and video quality, frequently power cuts, and drive both the teachers and the students away from this. Students residing in remote areas of the country and those who are unable to afford the modern sophisticated gadgets will find it difficult to connect themselves and are certain to miss the live online class. One can conclude by saying that online teaching should be looked at the alternative tool for teaching. It should never used to replace the conventional real classroom teaching. Thank you everyone for listening to me with such a patience. थैंक यू सो मच मिस सोनाली अंतवाल। अब मैं जो है आमंत्रित करूंगा अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, मिस एकता, बीएससी 6 है। एकता बीएससी 6 है। एकता भी आ गई। एकता बेटा आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो हेलो हेलो।
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ आप आ रही है। हाँ आ रही है। अब आप स्टार्ट करिएगा। ओके। गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगियां खिलती रहे, आओ मिलकर करे कुछ ऐसा, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। सम्मानित गुरुजन, आदरणीय निर्णायकगण, उपस्थित मेरे सह प्रतियोगियों को मेरा नमन। मैं एकता BSc 6 सेम की छात्रा। जैसा कि आज हम सभी उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार रखने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा प्राप्त करना हर देश के हर नागरिक एकता हेलो सर, आवाज आ रही है? बेटे अपनी साइड। हाँ आप आवाज आ रही। हेलो। हाँ हाँ आ रही है, बोलिए सर आवाज आ रही। ठीक है। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आविष्कारों की प्रगति के कारण आज पुरानी शिक्षा से आज की शिक्षा बहुत अधिक विविध हो गई है। आजकल वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा का काफी अधिक बोलबाला है। ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षक दुनिया के किसी भी कोने एकता बेटा आपकी साइड से इंटरप्शन आ रहा है नेटवर्क में, शायद आपके वहां पे नेटवर्क इशू होगा। नेक्स्ट पार्ट तो एक बार चेक कर लीजिए अपना जो है नेटवर्क चेक कर लीजिएगा वहां पर, ठीक है। तो आपको हम बाद में कॉल कर लेंगे फिर दोबारा से। अब मैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट शुभम बडूनी को इनवाइट करूंगा। शुभम बडूनी BSc 6 सेम। शुभम बडूनी अवेलेबल है बेटा? शुभम बडूनी कनेक्टिविटी ना इशू जी सर बस होने वाला है कंप्लीट। एक बालिका का थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। शुभम बडूनी नहीं है। मैं इनवाइट करूंगा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट साधना जोशी, BA 4th सेमेस्टर। साधना जोशी। यस सर। साधना आप अवेलेबल है बेटा? जी सर आवाज आ रही है? स्टार्ट करिएगा, आवाज आ रही है। ओके सर। सुप्रभात आदरणीय निर्णायक मंडल एवं शिक्षकगण। मैं साधना जोशी BA 4th सेमेस्टर की छात्रा आप सभी के सामने उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा की प्रासंगिकता विषय के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो स्वाभाविक तौर पर क्रियात्मक होते हैं और जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करता है। खास तौर पर 21वीं सदी में शिक्षा और विद्यार्थी के अनुशासन वह पढ़ाई की जिम्मेदारी जितनी शिक्षकों पर है उतनी ही ऑनलाइन शिक्षा पर भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अप्रैल 2020 में हमारे देश में एक ऐसी महामारी ने दस्तक दी
जिसकी चपेट में पूरा देश है, जिसकी वजह से सभी क्षेत्र ठप पड़ चुके हैं। ऐसे में जो हमारे देश का भविष्य है, यानी कि विद्यार्थी, उनका सहयोग क्या ऑनलाइन शिक्षण है। कोरोना वायरस ने मानव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में तो ऑनलाइन के जरिए काफी अच्छा प्रभाव दिखने लगा। स्कूल कॉलेज के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा और मेडिकल कॉलेज की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों ने भी ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करनी शुरू की। भारत चौथी क्रांति यानी डिजिटल युग में काफी पहले प्रवेश कर चुका है। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षा को प्रोत्साहन देने से विद्यार्थी नए से नए ज्ञान का भी अनुभव ले पाएंगे। और तो और ऐसी लचीली व्यवस्था में उच्च शिक्षा के बच्चों को पढ़ने की स्वतंत्रता के साथ साथ रचनात्मक मौलिकता भी बेहतर बनेगी। दुनिया भर में ऐसी शिक्षा के अच्छे परिणाम सामने आए हैं एवं पर्यावरण की दृष्टि से भी इस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा, यानी कि सड़कों पर भीड़ भाड़ वगैरह कम हुई। ऑनलाइन शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, कंप्यूटर लर्निंग, वर्चुअल क्लास इत्यादि। आज से जब कई वर्ष पहले ई शिक्षा की अवधारणा आई थी तो दुनिया इसके प्रति उतनी सहज नहीं थी, परंतु समय के साथ ही ई शिक्षा ने संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में अपना स्थान बना लिया है। और आज संकट की घड़ी में ई लर्निंग सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण बन चुका है। देखा जाए तो ई लर्निंग के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं, लेकिन इसका उपयोग अगर ठीक ढंग से किया जाए तो यह किसी वरदान से भी कम नहीं है। बात की जाए तो कोविड-19 के कारण डिजिटल माध्यम से अधिक मात्रा में लोग पढ़ाई कर रहे हैं और कम से कम अवधि वाले आवाज आ रही है और कम से कम अवधि वाले पाठ्यक्रम भी लोकप्रिय हो रहे हैं। इन बदलाव से कठिनाई तो हो रही है, लेकिन इनसे शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के उदाहरण भी सामने आ रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षा जगत में डिजिटल माध्यम का प्रभाव लंबे समय तक रहने वाला है। इसलिए देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा इस महामारी से देखने हीट कितना मार रहा है। इससे देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा महामारी से पहले इतनी नहीं थी, लेकिन इस महामारी ने सिखा दिया है कि कोई भी चीज अस्थायी नहीं होती है। स्कूल कॉलेज में ली जाने वाली शिक्षा अब हमारे लिए ऑनलाइन शिक्षा बन चुकी है, जो कि वास्तव में बेहद प्रगति पर है। धन्यवाद। धन्यवाद साधना जोशी। जो है आप यूनिफॉर्म में भी थे तो बहुत अच्छा लगा कि यूनिफॉर्म में भी जो है पार्टिसिपेट जो है वो अपना जो है भाषण प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, साक्षी बडूनी, बीए 4th सेमेस्टर। साक्षी बडूनी अवेलेबल है बेटा? साक्षी बडूनी बीए 4th सेमेस्टर। शायद अभी भी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं अब नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है हमारे शुभम बडूनी। शुभम आप अवेलेबल हैं? यस सर, प्रेजेंट सर। शुभम ओके ओके ठीक है बेटा। माइक ऑन है आपका, वीडियो ऑन कर दीजिए। सर वीडियो ऑन कर दीजिए। ओके सर। ठीक है, अब स्टार्ट करिएगा प्लीज। सर शुड आई स्टार्ट? सर स्टार्ट करूं?
हाँ शुभम स्टार्ट करिएगा। ओके आपकी सर। आवाज आ रही है। Good morning, respected teachers and each and everyone present here. Speaking on relevance of online teaching in higher education, I would like to start by quoting Anant Agarwal, who once said that online education is like a rising tide. It is going to lift all the boats. Being physically present in a classroom isn't the only option of learning anymore, not with the rise of internet and new digital technologies. Nowadays, we have access to quality education whenever and wherever we want, as long as we have access to gadgets. We are now entering in a new era, that revolution of online education. Distance learning has been utilized since 1990s with the development of internet, but now online education is an integral element in mainstream higher education. The impact of technologies on learning and teaching in general and higher education in particular is still unclear as and much open to research and debate. In most higher education institutions, the online teaching in the new technologies are used mainly for add-on functions and not for substituting face-to-face encounters and intensive web enhanced mechanism. But still, universities and higher education institutions are understanding and inheriting the use of online teaching and the relevance of online teaching in higher education. With the development of ICT in education, various video online based quizzes, animations and various graphic models are making online education more accessible, engaging, and contextualized. Online education has brought a lot to the table of higher education institutions. The move to online technology has been enabled by several online tech stacks such as Google Classroom, Zoom, Microsoft, Microsoft Teams. They have played an important role in this transformation. The discourse on the implementation of digital technologies in higher education settings focus mainly on students learning rather than professors teaching. There is a noticeable scarcity of discussion on the role of teachers in online education. The potential advantages of employing digital technologies in higher education will only be seen when the role of teachers is reduced from sage on the stage to a guide on the side, and that such transformation takes place in online settings. E-teaching is an essential prerequisite for e-learning, and especially for the novice students in any educational framework. Now, the basic question which arises is, can the students study by themselves or can they retain the education by online by themselves, or they need some guidance? So there seems a disconnection between how students use and technology and internet in their personal and social lives, and how they use technology and experience technology in their role as students. It is not sufficient for the college students for just simply to know that how to use mobile devices, software, and creation of media tools, but they should also be able to acclimate to new digital environments, develop new habits that cultivate the continuous mastery of new digital skills, given the rapid pace of development. The online era stems from the confusion between access to information and knowledge construction. The internet access enables us to boundless information, but there is an immense difference between access imparting knowledge versus constructing knowledge. There is a difference between imparting information and the construction of the knowledge. Therefore, most of the students need the ongoing support and guidance
of the teachers in the process of constructing new information. Definition of digital literacy continue to evolve. New tools and practices confront both students and teachers with possible needs of new range of skills. Currently, most of the universities are not implementing widespread strategies to address the digital literacy of their academic faculties. But there is an urgent imperative for the higher education institutions and universities to invest in the digital literacies of their academic faculties. Now, coming to the strengths of online learning. There are various strengths in online learning. Starting from the beginning, online learning offers the convenience of time and space, and it offers the capability to reach to a greater population of students. Flexibility of online education. Online education is very flexible. Online education is much accessible, as the teachers and the students need not to go anywhere, as they can teach or learn from anywhere in the world. They don't have to commute at all and follow a rigid schedule. Online education offers wide selection of programs. A growing number of universities nowadays are offering their courses online of various disciplines through online learning only. Online learning also imparts a customized learning experience both for teachers as well and for the students as well. Now coming to the documentation process, the online learning enhance the documentation process, and the final strength of the online learning is the reduced cost. Online learning and education have a very low cost due to variety of reasons. The reason, for example, we don't have to commute from one place to another, and assorted costs that are related to transport, such as parking, fuel, transportation, and car maintenance, public transportation, etc. These are just zero cost. Finally, coming to the conclusion, as we know that the whole world is at war with an invisible enemy. Though e-learning and online learning and teaching is not a recent phenomena, but the COVID-19 outbreak and the country going into a complete lockdown has shifted the education system into a total virtual mode. The online education, which came as a panacea, is now increasingly seen as a new paradigm in education. It will be interesting to see if it will be interesting to see if the changes coronavirus has caused in the education system stays forever. Educators need to take time to develop their courses for the students with the most dynamic technology available, so as to include the students retention and learning. आपका बेटा टाइम बहुत पहले ओवर हो गया. 5 मिनट. Sir, concluding, sir, last. चलिए last conclude करिए. So the knowledge component is more natural to deliver in this online learning, as this is an opportunity for the students to consume and for the teachers to diversify. At last, I would like to conclude by a quote that online learning is not the next big thing, it is the now big thing. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सो मच शुभम बडूनी. अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जो है साक्षी बडूनी को. साक्षी, आप हैं अवेलेबल? यस सर. हेलो. हाँ, हेलो. वीडियो ऑन करिए आप. साक्षी, वीडियो ऑन करिए. साथ ही साथ मैं और पार्टिसिपेंट्स को भी बोलना चाहूंगा, बेटा टाइम आपको 5 मिनट्स का दिया गया है, तो आप विद इन 5 मिनट्स को पूरा करिए. ठीक है, चलिए. साक्षी बडूनी, क्लास बताना. क्लास BA 4th सेमेस्टर, स्टार्ट करिए. ओके.
permission of Honorable Chairperson, it was the day of distance learning and all through the room. The students were getting ready to talk to their teachers through Zoom. The background साक्षी was all माइक set and साक्षी आपका बेटा जो माइक है वो ऊपर की साइड रखिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हाँ actually I'm using a wing, so ओके, हाँ ठीक है ऐसे रखिएगा। okay sir. So with the due permission of Honorable Chairperson, it was the day of distance दिक्कत हो रही है, वो कहीं बाहर है। साक्षी बेटा आपका फिर दोबारा से प्रॉब्लम आ गई आपकी साइड से, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो आप चाहे फिर बेटा वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं जिससे कि कोई इशू ना आए। ओके सर। कुछ ना कुछ इंटरप्शंस आ रहे हैं, है ना? ओके सर। तो आप चाहे वीडियो ऑफ कर लीजिए और उसके बाद ओके सर स्टार्ट करिए। Okay, so now am I audible? हाँ ठीक है, it's audible. Okay sir. So with the due permission of Honorable Chairperson, it was the day of distance learning and all through the room, the children were getting ready to talk to their teachers through Zoom. The backgrounds were selected, that too with most of the care, in hopes that their teacher would soon be present to teach the students a lesson with over there. A very informative good afternoon to everyone present over here, especially from the judge panel and of course from the audience. This is Sakshi Baduni of TA 4th semester from Art Side. Now, Honorable Chairperson, today, being living in the 21st century, it's actually not at all surprising if we are to discuss the relevance of online teaching in higher education. Being in the 21st century, it's not surprising if we are to open up about pros and cons of online teaching of this particular concept in our context, that is especially India. And being in the 21st century, it should not be disingenuous for anyone to acknowledge the fact of keeping pace with the time, which is quite consequential for all of us. Now, Honorable Chairperson, in view of the above statements that I have stated and the arguments, starting from the very spring of 2020, the outbreak of COVID-19 pandemic has further triggered this hot topic, which caused the Indian universities not only to shut their campuses, but also initiate online teaching. And because of this, we all have to experience an unprecedented massive migration from traditional in-class face-to-face education to online education, which no longer could be assumed as an option, but of course, need of the hour. Further, Honorable Chairperson, when we are dealing with such a sensitive issue that is about the relevance of online education, and not in schools or kindergartens, but of course in the higher education, which is of utmost importance for all of us, then it becomes very consequential for all of us to look at the studies which was made by human behavior and emerging technologies, in which in their report they concluded 5 high principles of online education, which was basically based in India but is relevant all over the world. And I would like to list them. The first one is high relevance between online instructional design and student learning. Second is the effective delivery on online institution info. The third, adequate support provided by the faculty and teaching assistant to students. Fourth is high quality participation to improve the breadth and depth of student learning, and that too from both the sides, from the teachers and as well as the students. And fifth is the contingency plan to deal with unexpected incidents of online education platforms, like we acted fast on it, like the network problem which I faced today, or the problems that we faced yesterday. But that also didn't deter our determination to conclude this program in a very effective way. Honorable Chairperson, now it's not only about the pandemic or the studies which can make us believe into the relevance of this teaching online, and that too for higher education. Now, India's interests are also aligned in the same way. They go parallel. That is India's interest of becoming a superpower in the 21st century. So this fact cannot be ignored. Honorable Chairperson, I don't believe that no one in his or her right mind would deny the fact that online teaching in higher education has actually proved its worth. Then be it in the context of flexibility,
where, for example, the students have the freedom to juggle their careers or schools because they'll get more be tied to a fixed schedule. Reduced cost will be there. For example, they don't have to pay cost for commutation, that is for transportation, for fuel, parking, etc. Third is the networking opportunities, where they'll get to network not only through their peers, but all in the nation, but also across the continents. So this will increase their connectivity, their imagination, their connectivity, of course. Documentation. The fourth one is all the job info that they require can be safely stored in online database. Fifth is the increased instructor-student time, which also enhances their problem solving and communication skills. Sixth is the access to expertise, whereby students do access to specialized degree or courses and specialized courses. Now, but at the same time, Honorable Chairperson, we also require, we also need to face the challenges that we are facing, need to address the changes or the challenges which we are facing right now. For example, the harassment which is faced by the teachers due to online classes, that has become the recent talk of the town during this pandemic issue, because they are just for the crime that they are strongly adhered to the traditional methods of teaching. No matter how they teach, but they are being harassed by the students just for this particular their teaching way, which they are not able to ace up in online classes. The second thing, the problems faced by the children, where they are living in the distant places where there is no network, there is network problem, or the net issues are there, net is not available. So it's not only self-initiative that should be made, it's not only our initiative to change ourselves to the changing times, but also good governmental policies are also required in the first place to make it a full successful process. Now, Honorable Chairperson, having addressed these ways, the National Education Policy also focuses on lessening the burden of school bags and increasing education. So this may prove to be a very beneficial, but of course, as I have stated, that government initiatives are required in the first place. At last, Honorable Chairperson, I would like to conclude my speech by not taking much of your time, as much of the time has been taken already, by saying that if a thing has to be taken up for the betterment of the nation, then be it the teacher-student interface only through this online education platform in higher education, the efforts have to be mutual. That is from both the sides. If one wheel doesn't work and the one wheel is supposed to work, of course the vehicle will turn down and it will deteriorate. So failing which, if we don't understand this particular concept, we will not only compromise with our goal of becoming a superpower in the 21st century, but of course our much reflected cultural heritage, which is even reflected in the Sanskrit shloka, that is Parivartan mein sthir masti, that is the only constant is a change. And with this, I rest my voice, but of course not my words. Thank you very much. Hello. 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 बोलिएगा। Hello. Hello. Sakshi. पूरा हो गया? Thank you so much, beta. Okay, thank you, sir. Thank you so much, Sakshi, for the nice speech. Thank you, sir. अब मैं एकता BSc 6th semester. एकता BSc 6th semester. Yes, sir. Hello. रेडी सर आवाज हाँ एकता रेडी है, आवाज आ रही है, क्लियर है। ओके सर। गमों की शाम ढलती रहे, खुशियों की बगिया खिलती रहे, आओ मिलकर करें कुछ ऐसा, शिक्षा की ज्योति हरदम जलती रहे। सम्मानित गुरुजन, आदरणीय निर्णायक गण, उपस्थित मेरे सह प्रतियोगियों को मेरा नमन। मैं एकता BSc 6 सेम की छात्रा, जैसा कि आज हम सब उच्च शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षण की प्रासंगिकता विषय पर अपने विचार रखने हेतु प्रस्तुत हुए हैं। शिक्षा मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा प्राप्त करना हर एक नागरिक का अधिकार है। शिक्षित व्यक्ति अच्छी शिक्षा के आधार पर अपने करियर का निर्माण करता है। शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में आविष्कारों की प्रगति के कारण आज पुरानी शिक्षा से आज की शिक्षा बहुत अधिक विविध है। आजकल ऑनलाइन शिक्षा का बहुत अधिक बोलबाला है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षक दुनिया के किसी भी क्षेत्र से छात्रों से जुड़े रहते हैं। छात्र घर बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं।
आज वर्तमान समय में इस कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते सारे शिक्षा केंद्र बंद पड़े हैं, वहीं ऑनलाइन कक्षाओं ने अपनी जगह बना ली है। आज दुनिया का हर एक छात्र ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहा है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश में दी जा रही शिक्षा ही नहीं, विदेशी शिक्षा को भी ग्रहण कर सकते हैं। इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, मेडिकल जैसी पढ़ाई आज शिक्षा संस्थानों में नहीं, ऑनलाइन दी जा रही है। यह अनुमान लगाना असंभव है कि यह कोरोना संकट कब तक रहेगा, इसलिए छात्रों को सामाजिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। इन परिस्थितियों की घड़ी में ऑनलाइन शिक्षा एक बेहतर विकल्प है। कहीं नहीं अब आना जाना, ऑनलाइन हो गया जमाना, कागज कलम पुरानी बातें, बंद हुए अब चिट्ठी खत। अब सवाल ये आता है कि छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा से क्या लाभ हैं? ऑनलाइन कक्षा में शिक्षा को मजेदार बनाया जा रहा है। आज छात्रों को ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जिससे उनके काम करने में सहायता हो, उनका काम कम समय में पूरा हो। ऐसे प्रश्न भी सामने आते हैं कि छात्र कक्षा में शिक्षकों से प्रश्न पूछते हुए झिझकते हैं, जिससे उनकी किसी विशेष विषय पे जानकारी अधूरी रहती है या फिर पूरी ही नहीं होती। यही ऑनलाइन शिक्षा का फायदा है। छात्र अपने प्रश्नों को सर्च कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में कम लागत आती है। ऑनलाइन शिक्षा छात्रों के लिए ही नहीं, प्रशिक्षकों के लिए भी फायदेमंद है। शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बहुत से छात्रों से जुड़ सकते हैं। छात्र किसी भी क्षेत्र का हो, वह किसी भी पाठ्यक्रम से हो, किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ सकता है। अभी हाल ही में हमारी शिक्षा नीतियों में कुछ बदलाव आए हैं और बहुत अच्छे बदलाव आए हैं। अब हमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज हर एक व्यक्ति समझ रहा है कि हर बच्चे में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। जरूरी नहीं हर बच्चा पढ़ाई में ही बहुत अच्छा हो सकता है वो उसकी रुचि गेम्स में हो, सिंगिंग में हो, डांसिंग में हो। जब तक ये एक्टिविटी उससे करवाई नहीं जाएंगी तब तक उसकी काबिलियत का पता नहीं चलता है। अब बच्चे के अंदर ये रुचि आए कहाँ से? ये भी ऑनलाइन शिक्षा का ही प्रभाव है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसे समझते हैं, धीरे धीरे हमारा झुकाव उस ओर होने लगता है। अब कुछ सुझावों में और तकनीकियों में भी कुछ कमियां होती हैं, कुछ खूबियां होती हैं। यहाँ ऑनलाइन शिक्षा में भी कुछ कमी है। चाहे ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को कितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा ले, लेकिन इन सुविधाओं के कारण छात्रों में कुछ खराब आदतों को बढ़ावा मिल रहा है। छात्र अपनी सोच, अपनी क्षमताओं को छोड़कर पूरी तरह इन पर निर्भर हो रहे हैं। छात्रों में आलसी दृष्टिकोण धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अंत में पूरे पाठ का यही सार निकलता है कि आज वर्तमान काल में ऑनलाइन शिक्षा जरूरी तो है, लेकिन एक हद तक इसका इस्तेमाल एक हद तक होना चाहिए, जिससे तकनीक का सही इस्तेमाल हो। कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है। सर्वोपरि सम्मान। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच एकता। अब कोई पार्टिसिपेंट ऐसा तो नहीं है जिसकी स्पीच हमारे पास में जो लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग तो सबका हो गया है, लेकिन अगर इन केस अगर कोई और ऐड हुआ हो तो आप बता दीजिए। वो स्टूडेंट ऐसा है जिसको कि स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? हाँ जी सर। कौन है? सर मैं अभिषेक पवार। 1 मिनट। क्या नाम है? अभिषेक। नाम क्लास बोलिएगा। अभिषेक। सर मैं शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग। क्लास बताइए बेटा पहले। सर मैं उसी के साथ बता रहा हूँ, अभिषेक पवार। ओके, अभिषेक पवार। आगे ये अभी है BSc 4th सेम। क्लास? BSc 4th सेम। आवाज नहीं आ रही है। BSc 4th सेम। हाँ जी सर। ठीक है। और गुड मॉर्निंग डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर पार्टिसिपेंट्स। आज मैं सबसे पहले तो हमारे SGRR के गुरुजन का सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें यह प्लेटफॉर्म दिया है। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है
इम्पोर्टेंस ऑफ रेलिवेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, तो सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इस क्राइसिस में आए कैसे हैं, इस सिचुएशन में कैसे आए हैं। हम इस सिचुएशन में आए हैं कोरोना क्राइसिस की वजह से। कोरोना ने पूरे देश को और पूरे विश्व को महामारी से ग्रस्त कर चुका है, और सारे हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर हैं, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं और हमारे एजुकेशन सेक्टर हैं, वो सभी शट हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्म बन चुका है जो कि हम सभी को फॉलो करना है। और स्कूल एजुकेशन और एजुकेशन सेक्टर में सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना एक बहुत मुश्किल काम था, जिसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन का माध्यम चुना गया है। हालांकि यदि कोरोना क्राइसिस नहीं आते तो 7-8 साल बाद ऑनलाइन एजुकेशन हमारे देश में आने ही वाली थी, पर कोरोना ने इसे जल्दी ला दिया है। हर चीज के मेरिट्स भी होते हैं और डिमेरिट्स भी होते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन एजुकेशन के मेरिट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय जो हमारा ब्रिक मोटर स्कूल है, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ब्रिक मोटर स्कूल्स का कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, पर आज हमें यह ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा मिला है। आज हमारे स्कूल सेक्टर बंद हैं, जिस वजह से बच्चों तक पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बाधा आई है। इसे काउंटर करने के लिए एजुकेशन में ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया है, और स्कूल टीचर्स और हमारे कॉलेज प्रोफेसर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि उन्हें इस बात की ट्रेनिंग नहीं मिली है, पर फिर भी वे अपना बेस्ट दे रहे हैं और बच्चों तक एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। मैं इस समय जो ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे टीचर्स जो इस पेंडेमिक में काम हुआ है उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूंगा। डियर फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो YouTube और इस समय जो आपका ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, उन्होंने हम सभी को एक नए माध्यम से जोड़ा है शिक्षा के, जो कि ऑनलाइन माध्यम है। डियर फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा एक बेनिफिट है कि जो हम, अगर मैं आपको एक सीधी भाषा में बताऊं, जब बच्चा IAS की तैयारी करता है तो सबसे पहले क्या ढूंढता है जी? सबसे बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट कौन सा है और उसमें सबसे बढ़िया टीचर्स कौन से हैं। तो उसमें क्या होता था कि जो एडमिशन की सीट्स होती थी वो काफी लिमिटेड होती थी और काफी बच्चों को सीट्स नहीं मिलती थी, जिस वजह से उनका सपना अधूरा रह जाता था, क्योंकि उनके मन में एक स्टीरियोटाइप बन जाता था कि हमें बेटर मेंटर्स और एक बेटर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। ऑनलाइन एजुकेशन ने इस बाधा को दूर कर दिया है। आज आपके पास सीट्स की कोई कमी नहीं है ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि सबके पास सबसे बेस्ट जो आपका एजुकेटर होगा उसकी सुविधा उपलब्ध है और बच्चे इसका फायदा ले सकते हैं। और दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन का जो मुझे फायदा दिखता है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको चला सकते हैं। यदि मुझे स्पीड ज्यादा तेज करनी है तो मैं उसकी स्पीड ज्यादा तेज कर सकता हूं, और मुझे अगर उसकी स्पीड ज्यादा कम करनी है, मुझे समझने में दिक्कत आ रही है, तो मैं स्पीड कम कर सकता हूं। यह इसकी एक फैसिलिटी है। और ऑनलाइन एजुकेशन में आप यदि देखेंगे तो बच्चा एनिमेशंस और वीडियो से ज्यादा अच्छे से समझ सकता है, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में हमें सुविधा मिल चुकी है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ब्रिक मोटर स्कूल्स को कभी रिप्लेस किया जा सकता है, और आज भी हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन केवल स्किल एनहांसमेंट का काम कर सकता है। ये आप यदि सोच रहे हैं कि आप स्कूल एजुकेशन को या कॉलेज एजुकेशन को टोटली रिप्लेस कर देंगे, तो यह गलत है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली करना पड़ता है और उसके एप्लीकेशन से ही आपको उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे आप बीटेक देखें तो बीटेक को यदि आप केवल किताबों में पढ़ रहे हैं तो वो आप केवल किताबों से उनको पढ़ा सकते हैं, आप उसके एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम डिमेरिट्स और चैलेंजेस जो हैं हमारे, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स ने ये कहा कि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बिल्कुल है, पर मेरा मानना है कि कनेक्टिविटी और पावर सप्लाई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी ऐसे कई पार्ट्स हैं जहां बिजली नहीं गई है।
तो यह भी एक बहुत बड़ा इशू है। और जो ऑनलाइन एजुकेशन का एक थोड़ा सा लोगों को डर है कि इससे एक गैप बन जाएगा, गैप इन द सेंस क्लास गैप, अर्बन रूरल गैप। तो ये बिल्कुल बनेगा अभी फिलहाल, क्योंकि हम सिटीज में हैं तो हमें एजुकेशन मिल पा रही है, गांव में जो लोग हैं उनको नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके पास वैसी फैसिलिटी नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि उनकी पढ़ाई में बाधा होगी तो सरकार उनके लिए कुछ नहीं सोच रही है। उनके लिए सरकार ने टेलीविजन द्वारा उनको ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा दी है। आपकी ऑनलाइन शिक्षा टेलीविजन के माध्यम से उन तक पहुंचाई जा रही है और वो अपने स्किल एनहांस कर पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई चालू रख पा रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो हमें एकलव्य की कहानी तो सभी को पता है, उसमें हमारा जो, यदि हम देखें, हम जैसे हम हाई स्टडीज में आ गए हैं, हम काफी मैच्योर भी हो चुके हैं, चीजें समझने लगे हैं और चीजों जानने लगे हैं। तो आज की डेट में यदि हम खुद भी देखें तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो करते क्या हैं? वो हमें सिर्फ गाइड करते हैं, पढ़ना हमें खुद है। उसी माध्यम से एकलव्य ने, द्रोणाचार्य ने उन्हें शिक्षा नहीं दी, पर फिर भी कंक्लूड करिए, 5 मिनट्स हो गए हैं बेटा। ओके सर, ओके। तो लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके स्किल्स एनहांस करने के लिए, और यदि आप इसको रिप्लेसमेंट की तरह देख रहे हैं तो बिल्कुल आप गलत हैं, क्योंकि आप इसको रिप्लेस नहीं, आप इसको केवल सप्लीमेंट्री की तरह यूज कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच अभिषेक। अब मैं अपने कॉलेज के फैकल्टी मेंबर्स में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है। अगर कोई भी जो है आज की ऑनलाइन जो हमने भाषण प्रतियोगिता करी है उसके रिगार्डिंग अगर कोई कुछ भी बोलना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। सर एक्सक्यूज मी, आवाज आ रही है? मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। ये क्या बोल रहा है? क्या कहना है? हेलो हेलो दीपक शाह। यस सर, वो सर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ सर। हेलो बेटा आप अब नेक्स्ट टाइम पे आप कोई और जो है इवेंट, आप अपना नाम जो है वो लिखा सकते हैं, ठीक है? ठीक है, आपके और भी इवेंट बच्चे आप उसमें पार्टिसिपेट कल डिबेट में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा आप। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू दीपक। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सांस्कृतिक, हाँ क्या बोल रहे? हाँ, अब मैं आमंत्रित सर अगर आप मुझे बोलो 2 मिनट के लिए दे दे सर आप मुझे टाइम, तो सर मैं 2 मिनट में कुछ बोलना चाहिए। चलिए ठीक है दीपक, चलिए बोलिए। सर सबसे पहले आप लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने ये सीखी, और मैं सभी गुरुजनों को आदर नमस्कार करता हूँ। और सर अगर वो ऑनलाइन उच्च शिक्षा में ऑनलाइन टीचिंग की प्रासंगिकता को देखा जाए तो सर ये हमारे समाज के लिए एक वो बेहतर स्थिति पैदा कर सकता है। जैसे कि आजकल की परिस्थितियों के अनुसार अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमें काफ़ी विकास लाने की स्थिति पैदा हो चुकी है, और इसके द्वारा हम अपने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में हम क्यों ना ऑनलाइन टीचिंग की प्रासंगिकता को करें, और उच्च शिक्षा में हमें एक विविध आयाम के तौर पर हमें इसे प्रकट करने की जरूरत है, ताकि विद्यार्थियों का समय और शिक्षक और विद्यार्थियों का मध्य का
सिस्टम जो है वो और बेहतर हो सके, ताकि हमें अनेक परिस्थितियों के अंतर्गत आने वाले खर्च और अनेक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो लॉकडाउन की स्थिति बहुत ही खराब है, और इसमें हम ऑनलाइन क्लासेस से एक बेहतर शिक्षा ले सकते हैं। सिर्फ स्कूली तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी ले सकते हैं। और पर इसके कई आयाम है सर। अब आयामों में हमें सामाजिक तौर पर अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शिक्षा से अत्यधिक विकास हो सकता है, और मानसिक तौर पर भी अत्यधिक विकास हो सकता है। परंतु शारीरिक तौर पर ऑनलाइन क्लासेस से विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि खेलकूद का एक अलग स्थान होता है सर। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि अगर, क्योंकि इंटरनेट की सुविधा हमारे पास प्राचीन युग से अब तक तो नहीं थी, मतलब 21वीं सदी से ही स्टार्ट हुई, और इससे पहले लगभग 1991 से ही हमारे उसमें इंटरनेट की क्रांति हुई है। प्राचीन युग से हमारे पास ऐसा कोई टूल नहीं था जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दुनिया में बैठे किसी भी आदमी तक उसे पहुंचा सकें। हमारे पास आज के वर्तमान युग में सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल है वो है इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा हम यहाँ पर बैठे हुए हम किसी से भी अपने स्किल या लर्निंग से रिलेटिव कोई भी बातें कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म भी एक जूम ऐप के जरिए हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उच्च शिक्षा या हो या प्राथमिक शिक्षा हो या माध्यमिक शिक्षा हो, इसमें ऑनलाइन शिक्षा की प्रासंगिकता बहुत बेहतर है। हमें कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी भी सिस्टम में हल्की फुल्की कमियां तो सर रहती है, पर हमें और बुनियादी ढांचे को अच्छा करना पड़ेगा, और हम ऑनलाइन क्लासेस से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। थैंक यू सर, आप सभी का धन्यवाद। हेलो हेलो सो मच दीपक शाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप सभी लोगों को। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सांस्कृतिक शैक्षणिक समिति के सचिव डॉक्टर सुमंगल सिंह सर को, कि वो आए और जो पार्टिसिपेंट जो है उसमें उनका रिजल्ट बता देंगे। और साथ ही साथ जो है वोट ऑफ थैंक्स के लिए भी सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। सर प्लीज आए, डॉक्टर सुमंगल सिंह सर। धन्यवाद आनंद जी। आज की प्रतियोगिता में जितने भी छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया वो बधाई के पात्र रहे। अच्छा प्रयास था, बच्चों ने अच्छी मेहनत की, ये प्रसन्नता की बात है। और ऐसे विपरीत समय में जबकि महाविद्यालय बंद है, फिर भी हम किसी माध्यम से बच्चों से संपर्क करने का प्रयास, वो जुड़े रहें और उनकी अध्ययन इत्यादि का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम के में जो हमारे मंडल में थे डॉक्टर महेश कुमार जी और डॉक्टर श्यामवीर जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और साथ में डॉक्टर आनंद कुमार जी जो कि आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ में डॉक्टर एम एस कुसाई, डॉक्टर सिंह जी, डॉक्टर विवेक कुमार और हमारे जितने भी सांस्कृतिक समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने यहाँ पर आकर के हमारा और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया और
अधिक कहते हुए मैं परिणाम की ओर जाता हूँ। हालांकि एक परिणाम औपचारिकता होती है, हमारा उद्देश्य होता है बच्चों को मंच देना और वो कुछ बोले। जहाँ तक मैं कल से देख रहा हूँ, बच्चे बड़े उत्साह से बड़े अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। कई बार मैंने देखा कि माइक में बच्चे कुछ घबराए रहते हैं, कुछ बोलने में झिमते हिचकते हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों का शायद अपने घर में हो या अपने मोबाइल के सामने इस प्रकार के मैंने हिचक देखी। तो अब मैं रिजल्ट अनाउंस कर रहा हूँ। हमारे जो आज जिन 12 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया, उनमें तीसरे स्थान पर रही बीए सेकंड सेमेस्टर की साक्षी कोठारी। साक्षी कोठारी बीए सेकंड सेमेस्टर, इनको तृतीय स्थान मिला। द्वितीय स्थान पर 2 प्रतिभागी हैं, सलोनी अंतवाल बीएससी सेकंड सेमेस्टर और साधना जोशी बीए 4th सेमेस्टर। और अब प्रथम स्थान पर हमारे महाविद्यालय के सीनियर छात्र हैं, एमए 4th सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के ऋषभ रावत, इन्होंने प्रथम स्थान किया। सारे बच्चे धन्यवाद के पात्र हैं। सब ने जिन्होंने प्रतिभा किया, प्रथम कौन आया, द्वितीय कौन आया, ये केवल हम लोगों की एक औपचारिकता हो जाती है। जब हम प्रतियोगिता करते हैं उसमें हमें करना पड़ता है। अब जैसे जिस प्रकार हमने पहले भी कहा था कि हमने एक निश्चित तिथि रखी, उसमें तुमने अपना नाम इनरोल करना था और सभी टीचर सहयोग कर रहे थे। ऐसा भी 1-2 बच्चे बाद में, हालांकि उनको हमने बोलने का मौका दिया, लेकिन प्रतियोगिता में हो जाता है कि लास्ट में उसको जोड़ना, फिर सारे अव्यवस्थाएं हो जाती है। खैर, और जिन बच्चों ने बोला वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तो कल फिर 11 बजे हम वाद विवाद प्रतियोगिता में मिलते हैं और अधिकांश बच्चे जुड़े रहें जो प्रतिभाग नहीं भी कर रहे हैं। आपको घर में बैठे हुए अपने बच्चों को, अपने प्राध्यापकों को सुनने को, समझने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का बिल्कुल ध्यान रखें, हमारा डिबेट का टाइम 5 मिनट है और जो प्रतियोगिता हो जाए तो 5 मिनट के बाद फिर मार्क्स हमारे लेस होते हैं। ये ध्यान रखें। तकनीकी समस्या हो सकती है, लेकिन आपको अपना 5 मिनट के अंदर अपना जो भी डिबेट है या जो भी अपना प्रतियोगिता है जिसमें आप प्रतिभा करो, जो भी इवेंट है उसको समाप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।